Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome dear students and those who are watching this video on YouTube. This is first lecture of the second batch for online classes और ये classes हैं PPSC Chemistry Lecture Preparation के लिए. I am Professor Abdul Rahim. I am working in Government College Dipalpur, Bukara. और मेरी सिलेक्शन 2015 वाले बैच में हुई थी पीपीएससी के थ्रू. 2015 में ही मेरी सिलेक्शन हुई थी पीपीएससी के थ्रू एज सीनियर केमिस्ट, जो कि 17 स्केल की सीट है इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ. ये जॉब मैंने कोई 5 से 6 मंथ्स की और उसके बाद मेरे फिर लेक्चरशिप के ऑर्डर्स आ गए, तो फिर मैंने ये जॉब क्विट कर दी. और 2015 से पहले 2014 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स आई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिटन टेस्ट मेरा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हुआ था. लेकिन इंटरव्यू में जब हम गए तो उन्होंने हमारी फाइल्स को जो है वो कैटेगरी बी में रखा, और हमें यानी जो बीएड वाले थे जिन्होंने बीएड किया था उनको उन्होंने प्रेफरेंस दी. तो एक्चुअली ये बीएड जस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ज़रूरी होता है और लेक्चरशिप वगैरह के लिए ये ज़रूरी नहीं होता. तो इस सैडली बीएड के ना होने की वजह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टेस्ट बड़े अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था. और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा हमारी जो क्लासेस है इसके बारे में एक ब्रीफली बता दूं कि हमारी जो सेलिएंट फीचर्स है ऑनलाइन क्लासेस की वो क्या होगी. हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जूम पे, और स्मार्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री और अमंग अदर जो टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह में से. टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 40 होंगे और लेक्चर ड्यूरेशन 2 आवर्स से 30 मिनट्स 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स की होगी. और बाज़ से आगे भी चली जाती है, डिपेंड्स अपॉन दी स्टेमिना ऑफ दी स्टूडेंट्स कि वो कब तक मेरे साथ रह सकते हैं. डिस्कशन ऑन एमसीक्यूज आस्क्ड इन पीपीएससी, एफपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. हर टॉपिक के एंड पे हम लोग जो एमसीक्यूज हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं. वो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, भाई इसका आंसर बताओ क्या है, इसका आंसर बताओ क्या है, और फिर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये आंसर क्यों है और बाकी आंसर जो हैं वो क्यों नहीं हो सकते. तो इसके अलावा रेगुलर ऑनलाइन टेस्टिंग है और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स है, और शेयरिंग ऑफ लिंक्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ये लेक्चर्स जैसे कि आप लोग भी इसको सुन रहे हैं ये रिकॉर्डेड हैं, और ये मैं जो है वो अपने YouTube जो है चैनल पे वो अपलोड करूँगा. तो ये स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो हमसे बाकायदा एनरोल्ड होंगे. जनरल नॉलेज प्रिपरेशन जो है वो भी होगी साथ, इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी टेस्टिंग होगी साथ, और साथ में अपनी गाइडलाइंस और अपना एक्सपीरियंस मैं जो पीपीएससी डिफरेंट पीपीएससी टेस्ट में इंटरव्यू में मैंने देखा, और मैंने अपने स्टूडेंट्स क्लास फेलोज़ को, अपने फ्रेंड्स को ऑब्ज़र्व किया, उनसे पूछा. कई लोगों की सिलेक्शन, कई लोगों का रिटन टेस्ट फेल होता था, कई लोगों का इंटरव्यू फेल होता था, फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे. फिर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं लेक्चरशिप जिनकी हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो उनके क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने पीपीएससी टेस्ट को, इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई किया. और कई हमारे कोलीग्स ऐसे भी हैं एक दो जिन्होंने इंटरव्यू जो हैं वो पीपीएससी के पैनल में वो बैठते हैं. बिल्डिंग ऑफ अ कंसेप्चुअल बेस ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट. मुझे ये सैडली कहना पड़ता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पैसे तो लेती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई जो सिलेक्टिव तैयारी सी करवा के उनको पास करवा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की इवन एफएससी से लेके ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी लेवल बीएस ऑनर्स एमफिल तक उनकी जो कंसेप्चुअल बेस है वो बहुत ही वीक होती है.
तो इसी वजह से जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलता है तो बड़े धक्के खाते हैं, फिर जाके कहीं उन्हें अच्छी जॉब जो है गवर्नमेंट में या इवन किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। तो इस छोटी सी जो हमारी काविश है ऑनलाइन लेक्चर जो हमने पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरशिप के बहाने की है, तो इसमें ना सिर्फ आपको पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरशिप की गाइडेंस मिलेगी, बल्कि आपकी केमिस्ट्री की कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे जो लाइफ टाइम आपके टीचिंग प्रोफेशन में आपके काम आएंगे। और ना सिर्फ केमिस्ट्री लेक्चरशिप की प्रिपरेशन में, बल्कि किसी भी केमिस्ट्री के टेस्ट में आप सीनियर केमिस्ट के तौर पे चले जाएं, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे चले जाएं, ठीक है, आप किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी में चले जाएं एज केमिस्ट, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के स्मार्ट नोट्स ये आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं, ये मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। ये स्मार्ट नोट्स ना सिर्फ जो है वो पढ़ने में इजी हैं, बल्कि रिवाइज करने में भी इजी होंगे, ठीक है। बजाय आप पूरी बुक जो है उसको आप अपने सामने रखो और उसके पेज जो है वो करो और एक एक लाइन देखो, तो जस्ट ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं यही आपके लिए इनफ होंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मैं जो है वो इन नोट्स के अलावा बुक को भी स्टडी करूँ, तो दैट इज़ वेलकम, वो अच्छी बात है। उससे मज़ीद अगर वो इतनी मेहनत कर सकता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि ये ब्रीफ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ब्रीफ चीज़ें जो हैं ये रिटन टेस्ट के लिए और एक ओवरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी जो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं इस की आपको इम्पोर्टेंस बता दूं कि रिटन टेस्ट में तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा ना कि इस जो इंटरव्यू पैनल में बैठे होंगे उन्हें तो नहीं पता कि इसके रिटन टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज गलत हुआ है। तो लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो उन्होंने अगर आपको बेसिक कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन किया और आप उसमें स्लिप हो गए, तो इट्स इट्स इसकी 100% गारंटी है कि बेसिक कंसेप्ट में अगर आपसे बोंगी सॉरी मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपसे बोंगी बज गई तो फिर वो आपको जो है वो सिलेक्शन में नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के या नेक्स्ट जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स बिगाड़ने नहीं हैं बल्कि बेहतर करने हैं। तो इसलिए वो आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, आप लोगों की भर्ती कर रहे हैं। जी सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, दैट इज एटम। तो एटम के बारे में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो इस बारे में सोचा करते थे। ग्रीक फिलोसफर्स एक्चुअली यूनान के फिलोसफर्स को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट से पहले के, ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट से पहले जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, इसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट है और उसके बाद आगे आपको पता ही है अंग्रेजों का दौर चल रहा है। तो बच्चों, ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था कि जितना भी मैटर है दैट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और यू नो मैटर हर वो चीज जो मैस रखती है, वॉल्यूम देती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ल्यूसिपस और उसका एक शागिर्द डेमोक्रेटस, इन दोनों ने उस टाइनी पार्टिकल को नाम दिया एटम, और ये वर्ड उन्होंने एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इनका ख्याल था, ग्रीक फिलोसफर्स का, बाकियों का भी और इनका भी, कि ये जो एटम है यानी जो टिनी पार्टिकल है ये मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। अदर नोटेबल ग्रीक फिलोसफर्स जो जिनका नाम मशहूर है, दैट इज सुक्राट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। जॉन डॉल्टन इसके बाद जॉन डॉल्टन जो है इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। ये बात है 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में। एक्चुअली ग्रीक फिलोसफर्स के बाद जो मुस्लिम साइंटिस्ट आए वो इस चीज़ पर खामोश हैं। उन्होंने इस प्योर केमिस्ट्री के ये जो कंसेप्ट हैं इनके ऊपर कोई बात नहीं की, लिहाजा डायरेक्ट जो जॉन डॉल्टन पे छलांग लगा दी जाती है कि उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसके कुछ पोस्टुलेट्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं कि मैटर जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ये वही बात है जो ग्रीक फिलोसफर्स की थी, एटम्स इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी इसको तबाह नहीं किया जा सकता। ये भी ग्रीक फिलोसफर वाली बात है।
और एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब ये बात इसकी थोड़ी नई थी। उसके अलावा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटम लेते हैं तो उनके साइज, उनकी मैस, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और सैडली ऊपर वाले 3 पॉइंट्स अब रॉन्ग हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये वैलिड पॉइंट है। आप में से को बता सकता है कि ये जो थर्ड पॉइंट है जॉर्ज डॉल्टन का, ये क्यों गलत है? बता सकते हैं ये क्यों गलत है? दैट इज ड्यू टू आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स एक्चुअली एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मतलब है ये बात तो गलत होगी कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। नहीं, उनमें फर्क होता है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स 3 तरह के हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है कि भाई जॉन डाल्टन साहब और ग्रीक फिलोसोफर्स, आपका ख्याल गलत है कि हमने तो एटम्स को तोड़ दिया हुआ है और एटम जो है वो डिवाइड हो चुका है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इसलिए एटम की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए। तो नाम तो चले वही रवायतन एक चलता है, जो कि गलत नाम है, लेकिन ये चलता आ रहा है। तो डेफिनेशन चेंज कर दी कि डेफिनेशन है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट के बारे में भी मैं आपको क्लियर करता चलूं। मैटर की 2 टाइप्स हैं, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर जो है वो मिक्सचर कहलाता है, और जो प्योर है उसकी 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, यानी एलिमेंट भी प्योर मैटर है और कंपाउंड भी प्योर मैटर। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट ऐसा मटेरियल होता है जिसमें तमाम के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, और ये मैटर की सिंपल 3 स्टेट होती है, इससे मजीद सिंपल मैटर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताऊं कि वाटर को अगर आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो वो सिंपल सब्सटेंसेस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आगे किसी चीज की, किसी एलिमेंट की, किसी और बेसिक चीज की नहीं बनी है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दैट आर प्योर, दैट इज सिंपल, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो एलिमेंट को आप सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है और बुक पे है कि जो है वो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने एक क्लास फेलो की बात याद आ गई कि उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप तो ऑलरेडी 16 स्केल में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, तो आपको, आप ये लेक्चरशिप के लिए आपने क्यों अप्लाई किया? तो उसको सिंपली कह देना चाहिए था कि भाई ये 17 स्केल है सर, और ऑब्वियसली इसकी सैलरी और इसकी जो जो है वो सोशल स्टेटस वो स्कूल टीचर्स या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से थोड़ा है, इसलिए सर मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। सीधी सी बात है, बात भी सच है और है भी सीधी सादी। लेकिन उसने ये कह दिया, उस भाई साहब ने थोड़ा सा, वो क्या उसे कहते हैं कि हमें कुछ बातों का पता नहीं होता, तो इसलिए हम बस अपने जज्बात में आकर कह देते हैं। तो जज्बात से भाई दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है रियलिटी पे। उसने कहा कि सर मैं कॉलेज में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मुझे आगे अपनी केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़ाने का बड़ा शौक है। तो मैं जब हाई लेवल में जाऊँगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो केमिस्ट्री का इससे बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अभी तो आप लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपना नॉलेज इंप्रूव करके आए होंगे ऑब्वियसली। तो अब उसको थोड़ी खटक, उसने ज़रा आराम से कह दिया जी सर मैं करके तो कोशिश आया हूँ। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही ये दे मारा कि भाई बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये कितने हैं? उसने ठक से जवाब दिया जी मोर देन 100। उसने कहा आप तो अपना नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेटेड नॉलेज बताएं ना कि मोर देन 100 मीन टोटल तादाद अभी तक कितनी है एग्जैक्ट। कहता सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा फिर आपने क्या अपडेटेड किया हुआ नॉलेज? तो इस तरह वो जो है वो हंस गया। फिर अगला वो इस तरह कंफ्यूजन हो गई, अब इंटरव्यू में वो कंफ्यूज हो गया। तो एक दो क्वेश्चन मजीद उन्होंने थोड़े हाई लेवल के कर दिए, तो उस भाई साहब की सिलेक्शन नहीं हो सकी।
तो ये क्या रीज़न है भाई इसकी रीज़न जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग और अभी तक 116 के करीब हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट इसमें कुछ मैंने पार्टिकल्स लिखे हुए हैं। दो टाइप्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री हैं और कंपोजिट हैं। एलिमेंट्री ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो खुद किसी से नहीं बने होते, जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स वो होते हैं जो एलिमेंट्री से ही बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन क्वार्क्स से बना होता है, म्यूऑन्स, एंटी म्यूऑन्स और न्यूट्रॉन्स। जी नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स। इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह इलेक्ट्रॉन जो बुक पे हैं उनके नाम भी आप तैयार कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स, दो तरह की एटम की टाइप्स हैं। एक वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। दूसरे वो हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये एटम्स जो हैं ये दूसरों से बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली की एग्जांपल है नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। और इसको याद रखने का एक तरीका मैं पंजाबी में जो है वो है भी काफ़ी फेमस, तो वो मैं स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि याद कर लें। तो वो है हाय नी अरबा कर्जे रह गए। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। बाकी बच्चों जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो कोई ना कोई बॉन्ड, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड जरूर बनाते हैं। जे वर्जीलस जो है ये एक स्वीडिश केमिस्ट था और इसने दो काम किए। इसने एक एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम डेवलप किया। जो एलिमेंट्स के नाम ग्रीक, जर्मन और लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेजेस में थे उनके नामों से उसने सिंबल्स बनाए। तो ये कोई हमारी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसने एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया जो कि आज की मैसेज के करीब करीब है। ये बात मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ कि मैटर दो तरह की टाइप्स हैं इसकी, एक इम्प्योर दैट इज मिक्सचर और दूसरी प्योर दैट इज सब्सटेंस। तो जो मिक्सचर है वो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस होते हैं, जो सब्सटेंस है दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने इन दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया कि जो एलिमेंट हैं ये सिंपल स्टेट ऑफ मैटर है और जो प्योर कंपाउंड हैं वो एलिमेंट्स के आपस में केमिकल कम्बिनेशन यानी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो जीनोन के अलावा बाकी जो है वो कंपाउंड बॉन्ड्स नहीं बनाते, लिहाजा उनके कंपाउंड्स भी मौजूद नहीं हैं। एविडेंस ऑफ एटम्स, एटम के एविडेंस हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे ही पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स उसमें लाइट सोर्स के तौर पे यूज होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो आम लेबोरेटरीज में, स्कूल्स और कॉलेजेस में पड़ी होती है उनमें विजिबल लाइट यूज होती है। तो विजिबल लाइट से जो एटम्स हैं वो नजर नहीं आते, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। इसकी रीजन ये है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। और अगर आपको वेवलेंथ याद हो 400 नैनोमीटर से तकरीबन 750 और कुछ जगहों पे 800 नैनोमीटर लिखा होता है, तो वहां तक इसकी वेवलेंथ है। तो वो एटम के साइज से बड़ी है। एटम का साइज तकरीबन 0.2 नैनोमीटर होता है, तो उससे बड़ी वेवलेंथ है, लिहाजा ये एटम को जो है वो अ, उसका एविडेंस या उसकी कोई इमेज नहीं बना सकती। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स में आपको बता दिया मैंने, डायमीटर इसका 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। वो मीटर में भी लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, इसकी 2 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है और नैनोमीटर में इसकी वैल्यू 0.2 नैनोमीटर आ जाएगी। तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। तो आप -10 के अगर 2 पार्ट्स करें, -9 और 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 को आप 2 के साथ रहने दें तो वो 0.2 बना देगा और 10⁻⁹ की जगह आ जाएगा नैनोमीटर, ठीक है जी। इनके मैसेज 10⁻27 टू 10⁻25 kg फर्स्ट ईयर की बुक पे लिखी हैं बातें, तो इन पे कोई बहस करने की या आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। बच्चों ये उसने एलिमेंट नहीं कहा, इसने सब्सटेंस का वर्ड यूज किया। सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड। एटम एलिमेंट का पार्टिकल और मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड
दोनों का पार्टिकल होता है। और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आप नोबल गैसेस के एटम्स को मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। इसके बाद एटॉमिसिटी है, मैंने देखे ना शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं। एटॉमिसिटी जिस बच्चे ने एफएससी पढ़ी हुई है या बीएससी पढ़ी हुई है, या वो इसके बीएससी एमएससी या बीएस ऑनर्स के बाद वो थोड़ा टीचिंग में टच है, तो उसका एटॉमिसिटी के नाम से ही पता चल जाएगा भाई वो क्या चीज़ होती है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन मॉलिक्यूल। तो उसके अलावा मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक। होमो मींस सेम और हेटेरो मींस डिफरेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम एटम्स हो वो होमोटॉमिक, और जिनमें डिफरेंट एटम्स हो दैट आर कॉल्ड हेटेरोटॉमिक। ठीक है। और एटम्स की तादाद के लिहाज से मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीटॉमिक। ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की दो तरह की टाइप्स बनती हैं, होमो और हेटेरो। ये मॉलिक्यूल एटम्स की काइंड कौन सी है, और नीचे वाली जो टाइप है ये एटम्स की तादाद के लिहाज से होती है। तो ये एग्जांपल बुक में क्योंकि है इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दी। तो कि एक पॉलीटॉमिक यानी मॉलिक्यूल है, तो जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ये फर्क है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, उनमें तादाद एटम्स की बहुत कम होती है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। ये ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप है उससे विजिबल भी होते हैं। तो जबकि जो दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इनमें कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री नहीं है कि भाई 1000 से नीचे वाले माइक्रो होंगे, 1000 से ऊपर वाले मैक्रो होंगे, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। तो हीमोग्लोबिन 68,000 इसका AMU यानी मैस है, और इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 10,000 है। इन 10,000 के करीब एटम्स मौजूद हैं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में दूसरे वर्ड्स में ये भी कहा जाता है कि 68,000 टाइम्स ये हाइड्रोजन से हैवियर है, जो कि बुक पे लिखा हो। तो हाइड्रोजन का क्योंकि मैस 1 AMU होता है, तो इसलिए इसको इस तरह भी हीमोग्लोबिन के मैस को लिखा जा सकता है। ठीक है। आइंस समझ आई थिंक आप लोगों को आ रही है, मैं ज्यादा तेज नहीं बोला। आइंस टू टाइप्स हैं आयन की, केटायंस और एनायंस। केटायंस ये बेसिक्स बातें हैं, बस मैं यहाँ थोड़ा बहुत हिंट दूंगा कि केटायंस वो हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनकी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एनर्जी देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब एक एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन के लिहाज से कम हो जाती है। तो जितनी कम होगी उतना हम कह देते हैं कि इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज जो है वो आ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, दो होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। एनायंस जो हैं ये क्या है कि नेगेटिव आयंस होते हैं। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो एनाइन में चेंज हो जाता है। अब एनाइन भी -1 -2 डिपेंड करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। तो ये चीज़ें हमें कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये हम ऑक्टेट और डबलेट रूल से ये बातें समझा सकते हैं। और जैसे किसी एलिमेंट की किसी एटम की जो लास्ट शेल है उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके नीचे अगर सेकेंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि उसके नीचे जो है वो ऑक्टेट रह जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाए, और जो वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला शेल है वो फिर एम्प्टी हो जाएगा। और एनायंस में जैसे किसी एटम के वैलेंस शेल में जैसे आप कह लें क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जो 1 2 3 ग्रुप्स वाले हैं ये आमतौर पे लूज करते हैं, और जो 5 6 7 वाले हैं ये आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एनायंस बनाते हैं। एनायंस का बनना फर्स्ट यानी नेगेटिव यूनिनेगेटिव चार्ज वाला जो एनायन है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, अगर वो बनता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है एटम में आकर तो वो अपनी एनर्जी लूज करके ऐड होता है, तो इसलिए एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये चीजें तो कॉमन है, आम ही है। केटाइन का नाम मैं आपको बता दूं केटाइन क्यों रखा जाए। एक्चुअली अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो कैट आइंस और एन आइंस ये इनके नाम है। तो ये कैट कहाँ से लिया गया है? आप जब सोल्यूशन बनाते हैं किसी आयनिक कंपाउंड का और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डिप करते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, तो कैथोड की तरफ वो वाले आयंस मूव करते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाले के नाम के साथ आ गया कैट आयंस, ठीक है, कैथोड से लिया गया कैट। और एन आयंस ये एनोड से लिया गया है। जब वो आयंस जो एनोड की तरफ मूव करते हैं वो कौन से आयंस है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस वजह से ये नाम लिया गया एनाइंस। होपफुली ये आपको नहीं पता होगा ये चीजें। अदर टाइप्स भी जो है एक तो टाइप केटायन और एनायन के लिहाज से यानी चार्जेस के लिहाज से है। दूसरी टाइप्स है कि सिंपल आयंस वो होते हैं जो एक ही एटम पर कंसिस्ट होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, ये कौन से होते हैं? ऐसे आयन जो पहले एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल था, तो वो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाला गया या उसमें दाखिल किया गया, तो इस बुनियाद पर जो आयन बनता है वो मॉलिक्यूलर आयन होता है, ठीक है जी। जैसे CO पॉजिटिव, आपने सबने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबने पढ़ा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाएंगे तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन गैस O2 आप सबको पता ही एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर आयन में और दूसरे आयन में क्या डिफरेंस है कि ये मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज हो या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये मॉलिक्यूलर आयन बनता है। ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। हाउएवर जो पॉजिटिव हैं वो ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करवाना जो है वो आसान है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इनके ऑक्टेट, इनके डबलेट या आप कह लें इनके शेल्स, सब शेल्स वो कंप्लीट होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करवाया जा सकता है किसी ना किसी तरह एनर्जी देके। तो एनर्जी देने के 3 तरीके हैं। आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करें, आप एक्सरेज यूज करें, या आप अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गैसियस, जिस भी सब्सटेंस के आपने मॉलिक्यूल्स को आयंस में चेंज करना है उसको पहले गैस स्टेट में लाएं, फिर उनके ऊपर इन चीजों में से कोई एक चीज फेंकें तो वो आयंस बन जाएंगे। एक टाइप है ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम चार्जेस, जैसे सल्फेट आयन SO4 टू नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 टू नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ठीक है जी। ये जो ग्रुप्स हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं formula unit and empirical formula of a compound.